एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। रात को खाना खाने के बाद माझा गुज्जर कमरे में पलंग पर लेट गया। वो बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देख रहा था। रात 11 बजे के करीब कोई गाड़ी वहां आकर रुकी और उसके कुछ ही देर के बाद उसके दो आदमी निक्का पहलवान को लेकर अंदर दाखिल हुए। निक्का पहलवान के चेहरे पर खौफ नुमाया था। माझा गुज्जर उठकर बैठ गया। बोला, आओ आओ मेरे निक्के पहलवान, आजकल तो तुम बड़ी ऊंची हवाओं में उड़ रहे हो। निक्का पहलवान अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला, तुम्हारे आदमी मुझे इस तरह पकड़कर यहाँ क्यों लाए हैं? उसे समझने में देर न लगी कि उसे धोखे से पकड़कर यहाँ क्यों लाया गया था। माझे गुज्जर ने उसे घूरते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। देखो निक्के, मेरी और तुम्हारी दोस्ती बहुत पुरानी है। शारिक तो कल का लौंडा है, उसे क्या पता कि कारोबार क्या होता है। वो चंद रोज के बाद सब कुछ छोड़कर भाग जाएगा। निक्का पहलवान ने उसे घूरा। बोला, अगर तुम्हें उसके भाग जाने की उम्मीद है तो इस कदर परेशान क्यों हो रहे हो? माझे गुज्जर ने कहा, उसकी वजह से मुझे लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। उसके भागने से पहले मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह भागे कि दोबारा खड़ा होने की हिम्मत न कर सके। निक्के पहलवान ने कहा, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? माझे गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम शारिक को छोड़ दो। मैं शारिक के तमाम आदमियों को उससे तोड़ना चाहता हूँ। वो अकेला रह जाएगा और फिर मैं उसे भागने का रास्ता भी नहीं दूंगा। शारिक खत्म हो जाएगा और लाहौर की पूरी मार्केट पर मेरा कब्जा होगा। निक्के पहलवान ने कहा, तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा माझे। शारिक को इतना कमजोर नहीं है जिसे तुम इस कदर आसानी से भागने पर मजबूर कर सको। उसने अपने पैर बड़ी मजबूती से जमा रखे हैं, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। माझा बोला, अगर तुम लोग उसका साथ छोड़ दो तो वो अकेला रह जाएगा और उसके पैर खुद ब खुद उखड़ जाएंगे। निक्के पहलवान ने कहा, नहीं, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। माझे गुज्जर ने उसे घूरा। बोला, ये बात तुम इसलिए कह रहे हो कि उसने तुम्हारा 2.5 लाख रुपए का कर्जा माफ कर दिया था। ये रकम मुझसे लेकर उसके मुंह पर दे मारो जाकर। 2.5 लाख क्या, 5 लाख ले लो मुझसे। निक्के पहलवान ने कहा, बात रकम की नहीं माझे, उसूल की है। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, निक्का पहलवान किसी को धोखा नहीं दे सकता। माझे गुज्जर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक काम लेना चाहता हूँ। शारिक रूपोश हो गया है, तुम्हें मालूम होगा कि वो कहाँ है। तुम उसे एक मर्तबा यहाँ ले आओ, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। आगे का मामला मेरे आदमी संभाल लेंगे। शारिक को ये शुबा भी नहीं होगा कि तुम उसे धोखे से यहाँ लाए हो। उसके बदले मैं तुम्हें 5 लाख रुपए नकद दूंगा और बागबान पूरे का पूरा इलाका तुम्हारे कंट्रोल में होगा। मेरे आदमी उस इलाके में धंधा नहीं करेंगे। निक्के पहलवान ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैं शारिक के साथ धोखा नहीं कर सकता। माझे गुज्जर ने उसे घूरा। बोला, सोच लो निक्के पहलवान, मेरी पेशकश कबूल करके तुम ऐश करोगे, दूसरी सूरत में शारिक का तुम्हें बंदोबस्त कर ही लूंगा, मगर तुम्हारा भी जो अंजाम होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। निक्के पहलवान ने कहा, मैं अपने अंजाम से नहीं डरता, लेकिन मैं शारिक जैसे आदमी के साथ फ्रॉड का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। माझे गुज्जर ने अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, ओए बग्गे, इसको जरा अपनी जबान में समझाओ ना कि मेरे में और शारिक में क्या फर्क है। बग्गे ने निक्के पहलवान को कॉलर से पकड़ लिया। आओ ना जरा मेरे साथ निक्के पहलवान जी। और वो उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया। उन कमरों से चंद कदम आगे एक कुआं था जिस पर रहट लगा हुआ था। रहट काफी अरसे से इस्तेमाल में नहीं था, टूट फूट चुका था। एक बहुत मोटा शहतीर पुल की तरह कुएं पर रखा हुआ था। बग्गे ने निक्का पहलवान की गर्दन को झटका देते हुए कहा, अब भी वक्त है, मान जा, ऐश करेगा। इनकार की सूरत में ये समझ ले कि आज तू मेरे हाथ से खर्च हो जाएगा। निक्के पहलवान ने कहा, ओए मैं ऐसी धमकियों से नहीं डरता, शारिक बाऊ से यारी है, कोई मखौल नहीं। बग्गे ने कहा, मैं अभी बताता हूँ कि यारी क्या होती है। बग्गे ने अचानक ही उसके मुंह पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। निक्का पहलवान के मुंह से चीख निकल गई। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरा। बग्गे ने उसे गिरबान से पकड़कर उठा लिया और उसके मुंह पर पै दर पै घूंसे बरसाने लगा। निक्का पहलवान चीख रहा था। बग्गे ने कहा, यहाँ तेरी चीखें कोई नहीं सुनेगा, इसलिए तेरे चीखने पर कोई पाबंदी नहीं, जितना चीखना चाहो चीखते रहो। एक और आदमी भी बग्गे की मदद को पहुंच गया था। वो दोनों निक्का पहलवान की पिटाई करने लगे। निक्के पहलवान की धोती खुल गई। वो उन दोनों के दरमियान फुटबॉल बना पिटता रहा, लेकिन उसकी जबान पर एक ही जवाब था, नहीं।
वो अगरचे दुबला पतला और छोटे कद का आदमी था, लेकिन बहुत सख्त जान साबित हुआ था। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उनकी हर बात मान चुका होता। माझा गुज्जर दूर खड़ा देख रहा था। उसे भी निक्का पहलवान पर हैरत हो रही थी। उसका ख्याल था कि 2-4 हाथ पड़ने के बाद निक्का पहलवान उसकी बात मान लेगा, मगर वो तो बड़ा सख्त जान साबित हुआ था। माझे ने बग्गे को मुखातिब करते हुए कहा, इसे कुएं के पानी में 2-4 गोते दो, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। बग्गे का साथी एक कमरे से लंबी सी रस्सी उठा लाया। पहले निक्का पहलवान के हाथ पुश्त पर बांध दिए, फिर वही रस्सी उसकी बगलों से गुजार कर सर से 1 फुट ऊपर गिरह लगा दी और उन दोनों ने पहलवान को पकड़कर कुएं में लटका दिया। शराब की हल्की सी आवाज से ये पता चल गया कि वो पानी तक पहुंच गया था। माझा गुज्जर टॉर्च लेकर आ गया। वो कुएं की मुंडेर पर झुककर टॉर्च की रोशनी में देखने लगा और उसका साथी थोड़ी देर के बाद रस्सी ढीली करके निक्का पहलवान को पानी में गोते दे रहा था। उसे जब भी पानी से बाहर निकाला जाता वो चीखना शुरू कर देता। कुएं की मुंडेर पर झुका हुआ माझा गुज्जर हर मर्तबा उसे पूछता, मगर हर मर्तबा निक्के पहलवान का जवाब नफी में होता। आखिरी मर्तबा निक्का पहलवान को गोता देकर माझे गुज्जर के इशारे पर बग्गे ने रस्सी कुएं पर रखे हुए शहतीर से बांध दी और वो दोनों कुएं की मुंडेर से उतर आए। बग्गे ने कहा, वो मर जाएगा माझे। माझे गुज्जर ने कहा, मरने दो, वो मेरे काम नहीं आ सकता तो उसे शारिक के काम भी नहीं आना चाहिए। 10 मिनट के बाद निक्का पहलवान को कुएं से निकाला तो वो खत्म हो चुका था। पानी भर जाने से उसका पेट फूल गया था। उसे कुएं के करीब ही जमीन पर डाल दिया गया। माझे गुज्जर ने बग्गे की तरफ देखते हुए कहा, वहां कब्र खोद कर दफन कर दो उसे। उसका लहजा बिल्कुल सपाट था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे निक्का पहलवान के मर जाने की जर्रा सी भी परवाह नहीं। बग्गा फावड़ा उठा लाया और जिस जगह भैंसों का गोबर जमा किया जाता था वहां गड्ढा खोदने लगा। कब्र उसने ज्यादा गहरी नहीं खोदी थी। वो फावड़ा कब्र के करीब ही छोड़कर निक्के पहलवान की लाश की तरफ आ गया। दूसरा आदमी भी उसके साथ था। बग्गे ने कहा, रस्सी खोल दें इसकी। माझे ने कहा, रहने दो यार, थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लो, बाजार से नई रस्सी ले आना। बग्गे और उसके साथी ने निक्का पहलवान की लाश उठाकर गड्ढे में डाल दी और उस पर मिट्टी भरने लगे। गड्ढा पुर करने के बाद उन्होंने ऊपर सूखा हुआ गोबर फैला दिया। अब उस जगह को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ किसी को दफन किया गया है। वो रात माझे गुज्जर ने अपने उस डेरे पर ही गुजारी थी। सुबह वो देर तक सोता रहा। जागने के कुछ देर के बाद उसने अपने आदमियों को वहीं से शहर भेज दिया और खुद अपनी गाड़ी पर गांव आ गया। दोपहर 5 बजे तक का वक्त माझे गुज्जर ने अपने गांव वाले घर में ही गुजारा और फिर शहर की तरफ रवाना हो गया। कार ड्राइव करते हुए वो बार बार शारिक और निक्का पहलवान के बारे में सोच रहा था। निक्के पहलवान के इस तरह गायब हो जाने से शारिक यकीनन परेशान होगा और उसके कारोबार पर भी असर पड़ेगा। एक बड़ा अड्डा बंद हो जाने से उसे लाखों का नुकसान उठाना पड़ेगा और जब यक के बाद दीगरे उसके आदमी इसी तरह गायब होने लगेंगे तो शारिक के होश ठिकाने आ जाएंगे। वो या तो मैदान छोड़कर भाग जाएगा या उसके सामने घुटने टेक देगा और फिर लाहौर की मनशियात की मार्केट पर उसकी इजारादारी को कोई नहीं रोक सकेगा। शारिक 2 दिन तक उस मकान से बाहर न निकला। समीना ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। शारिक की शराफत का भरम भी खुल गया था। वो उसके सामने जरा सी भी मज़ाहमत तो नहीं कर सकी थी। वो किस कदर आसानी से तस्खीर हो गई थी। शारिक तीसरे रोज रात 9 बजे के करीब घर से निकला। वो अकेला ही था। समीना को अपने साथ कहीं ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसे 24 घंटे घर में बंद भी नहीं रखा जा सकता था। उसके जहन में एक तरकीब थी, लेकिन उस तरकीब को अमली जामा पहनाने के लिए भी 2-3 रोज का वक्त दरकार था। घर से निकलते हुए उसने समीना से कह दिया था कि मुमकिन है वो रात को घर वापस ना आए। वो घर के दरवाजे बंद करके रखे। घर से निकलकर शारिक सीधा मुजंग वाले डेरे पर पहुंचा। वहां नौलखे को देखकर शारिक को इत्मीनान सा हुआ। उसकी जहां मौजूदगी का मतलब यही था कि पुलिस को उसके बारे में पता नहीं चला। शारिक ने नौलखे के करीब बैठते हुए कहा, इसका मतलब है कि सूरत हाल नॉर्मल है। नौलखा बोला, लेकिन ज्यादा नहीं। तुमने शायद अखबार नहीं पढ़ी। समीना के बाप ने अपनी बेटी के इगवा की रिपोर्ट लिखवाई है और मेरा हुलिया भी पुलिस को बताया है। उसके कहने के मुताबिक उसकी बेटी फैसलाबाद से वापस आई थी कि घर पहुंचने से पहले ही उसे असलहे के जोर पर इगवा कर लिया गया। पुलिस अब मेरे हुलिया के आदमी को तलाश करती फिर रही है। शारिक ने पूछा, फैसलाबाद की कोई खबर? नौलखा बोला, एक और खबर अखबार में छपी थी। ये खबर फैसलाबाद पुलिस के हवाले से छपी है कि पुलिस समीना नामी कॉलेज की लेक्चरार से कत्ल की एक वारदात के सिलसिले में पूछगिछ करना चाहती थी, लेकिन समीना रूपोश हो गई। पुलिस का ख्याल है कि समीना बाज संगीन जराइम में मुलव्विस हो सकती है। शारिक बोला, इसका मतलब है कि फैसलाबाद की पुलिस ने लाहौर में उसके घर वालों से भी राब्ता कायम किया होगा। नौलखे ने कहा, यकीनन ऐसा हुआ होगा। ये पुलिस जराइम पेशा लोगों को तो माफ कर सकती है, लेकिन शरीफ आदमियों को तो ये लोग माफ नहीं करते। शारिक ने हुनकारा भरा,
फिर नौलखे वाले कमरे से निकलकर गामे के पास आ गया। पूछा, तुम्हारा धंधा कैसा है भाई? गामे ने कहा, अपना धंधा तो ठीक है लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शारिक ने पूछा, क्या बात है? गामा बोला, निक्का पहलवान कल रात से गायब है। आज शाम को उसका एक बंदा उसके बारे में मालूम करने आया था। शारिक बोला, ये तो वाकई गड़बड़ वाली बात है, बहरहाल पता कर लेते हैं उसका। तकरीबन आधे घंटे के बाद शारिक नौलखे को साथ लेकर डेरे से निकल आया। वो एक टैक्सी पर बैठकर सीधा बागबान पूरे निक्का पहलवान के डेरे पर पहुंचा। निक्का पहलवान के लिए काम करने वाले 3 आदमी उस वक्त डेरे पर मौजूद थे। शारिक उनमें से सिर्फ एक का नाम जानता था। शारिक ने पूछा, निक्का पहलवान का कुछ पता चला हनीफ? हनीफ ने जवाब दिया, नहीं शारिक बाबू, पता नहीं कहाँ चला गया है। शारिक ने पूछा, कोई बुलाने आया था या किसी का पैगाम मिला था? हनीफ ने कहा, कुछ भी नहीं, कल तकरीबन इसी वक्त बाहर निकला था। मैं समझा था कि सड़क पर खड़ा होगा। कभी कभी वो गेट के सामने सड़क पर खड़ा हो जाया करता था। मैं अंदर बैठा उसका इंतजार करता रहा। ये रहमत भी मेरे पास ही था। जब बहुत देर तक वो अंदर नहीं आया तो मैंने बाहर आकर देखा, वो सड़क पर कहीं भी नहीं था। पता नहीं कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। शारिक ने पूछा, थाने वगैरह में पता किया? हनीफ बोला, आज दोपहर को पता किया था, वो भी कुछ नहीं जानते। इसी दौरान निक्के पहलवान का मुगलपुरा का एक गाहक आ गया। वो यहाँ से रोजाना 250 ग्राम हेरोइन ले जाया करता था। वो उन्हें निक्के पहलवान के बारे में बातें करते देख कर बोला, निक्का पहलवान को कल मैंने बग्गे के साथ कार में जाते हुए देखा था। हनीफ चौंक गया, बोला, बग्गे के साथ? कब, किस वक्त? गाहक बोला, कल जब मैं यहाँ से माल लेकर गया था तो शालामार वाले मोड़ पर खड़ा अपने एक दोस्त से बातें कर रहा था कि निक्का पहलवान को बग्गे के साथ कार में बैठे देखा। वो दरोगा वाला की तरफ गए थे। शारिक ने हनीफ से पूछा, बग्गा कौन है? हनीफ बोला, माझे गुज्जर का आदमी है, अंधे वाले मोड़ पर सौदा बेचता है। शारिक खामोश हो गया। वो आदमी हनीफ से सौदा लेकर चला गया तो शारिक ने कहा, हनीफ तुम मेरे साथ आओ। अब ये मालूम करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहा कि निक्का पहलवान कहाँ है। चल नौलखे। वो तीनों हक नवाज रोड पर निकल आए। चंद कदम आगे घास मंडी के मोड़ पर एक टैक्सी खड़ी थी। वो तीनों टैक्सी में बैठ गए। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा, कहाँ जाना है जी? शारिक ने कहा, सीधे चलते रहो उस्ताद, पैसे की फिक्र मत करना, तुम्हारी दिहाड़ी आज हमारे साथ ही है। टैक्सी हरकत में आ गई। अंधे वाले मोड़ से जरा आगे निकलकर हनीफ ने टैक्सी रुकवा ली। बड़ी बारौनक जगह थी। पान सिगरेट की 2-3 दुकानें थीं। आमने सामने 2 दुकानें मछली फ्राई करने वालों की थीं। चाय की दुकानें थीं। बाहर कुर्सियां और मेजें बिछी हुई थीं। कोने पर एक फूलों वाली दुकान भी थी। उसी फूलों वाली दुकान के सामने बग्गा खड़ा था। वो लंबा तड़ंगा आदमी था। लाचा धारीदार और सफेद उजला कुर्ता पहने हुए था। गले में मोतिये का हार भी पड़ा हुआ था। हनीफ ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो फूलों वाली दुकान के सामने जो आदमी हार पहने हुए खड़ा है वही बग्गा है। शारिक ने नौलखे को मुखातिब किया, नौलखे उसे लेकर आओ, किसी को पता न चले। नौलखा बोला, फिक्र ही न करो। ये कहते हुए वो टैक्सी से उतर गया। वो इधर उधर देखता हुआ फूलों वाली दुकान के सामने पहुंचकर बग्गे के करीब रुक गया। बग्गे ने उसकी तरफ देखा मगर ज्यादा तवज्जो न दी। नौलखे ने सरगोशियाना लहजे में कहा, बग्गे मेरे हाथ में पिस्तौल है, खामोशी से मेरे साथ उस टैक्सी की तरफ चलो। कोई आवाज निकाली या कोई इशारा किया तो गोली मार दूंगा। बग्गा उछल पड़ा। उसने मुड़कर देखा। नौलखे के हाथ में पिस्तौल इस तरह दबा हुआ था कि उसकी नाल का अगला थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। उसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। वो खामोशी से नौलखे के साथ चल पड़ा। टैक्सी के करीब पहुंचकर उसने अगली सीट पर बैठे हुए शारिक की शक्ल देखी तो बुरी तरह चौंक गया। पिछली सीट पर हनीफ बैठा हुआ था। उसने दरवाजा खोल दिया। नौलखे ने उसे हल्का सा धक्का दिया, बोला, चलो ये अंदर बैठ। बग्गा टैक्सी में बैठ गया और उसके साथ ही नौलखा भी बैठ गया। इस तरह बग्गा हनीफ और नौलखे के बीच में सैंडविच बनकर रह गया। नौलखे ने पिस्तौल की नाल उसके पहलू से लगा दी। हनीफ ने भी पिस्तौल निकाल लिया। बग्गे को समझने में देर न लगी कि उसकी शामत आ गई है। टैक्सी हरकत में आ गई। हनीफ ने ड्राइवर को दरोगे वाले की तरफ चलने को कहा था। हनीफ समझ गया था कि शारिक ने बग्गे को क्यों उठाया था। बग्गे ने शारिक को मुखातिब किया, बोला, शारिक बाबू। उसके लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी। बोला, तुम बहुत गलत कर रहे हो, माझा गुज्जर तुम्हें बख्शेगा नहीं। शारिक बोला, माझे से तो मैं बाद में निमट लूंगा, फिलहाल तू अपनी फिक्र कर। टैक्सी ड्राइवर भी समझ गया कि मामला गड़बड़ है। वो अधेड़ उम्र आदमी था। ये सूरत हाल देखकर उसका खौफजदा हो जाना फितरी बात थी। वो शारिक की तरफ देखते हुए खौफजदा से लहजे में बोला, साहब जी मेरा ख्याल रखना, मेरे निक्के निक्के बच्चे हैं, मेरे सिवा कोई कमाने वाला नहीं। शारिक बोला, डरो नहीं, तुम हमें छोड़कर वापस चले जाओगे और अपनी जबान बंद रखोगे। टैक्सी दरोगा वाला से शादीपुर की तरफ मुड़ गई। तकरीबन 1 मील आगे जाने के बाद हनीफ ने टैक्सी रुकवा ली। ये सड़क तकरीबन सुनसान पड़ी थी। बाईं तरफ तो आबादी थी और दाईं तरफ सड़क के साथ साथ कहीं खेत थे, कहीं कोई फैक्ट्री थी,
और कहीं मकान वगैरह बन रहे थे। जिस जगह वो टैक्सी से उतरे थे वहां से जरा आगे सड़क के दाईं तरफ एक स्टील री रोलिंग फैक्ट्री थी। कई साल पहले ये फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। उसकी मशीनरी वगैरह दूसरी जगह लगाई जाने वाली फैक्ट्री में मुंतकिल कर दी गई थी और इस जगह को अब गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ सिर्फ एक चौकीदार रहता था। उसकी रिहाइश भी यहीं थी। वो हनीफ का दोस्त था और हनीफ इसीलिए उन्हें यहाँ लेकर आया था। टैक्सी वापस मुड़कर बड़ी तेजी से दरोगा वाला की तरफ रवाना हो गई। ड्राइवर ने ये देखने की कोशिश भी नहीं की थी कि वो लोग अगवा करके लाने वाले आदमी को कहाँ लेकर जाते हैं। वो चारों फैक्ट्री के गेट पर आ गए। शारिक और नौलखे ने बग्गे को अपने दरमियान में ले रखा था। हनीफ ने आगे बढ़कर गेट खटखटाया। आहनी गेट खटखटाने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। तकरीबन 2 मिनट के बाद छोटा दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाला 4 आदमियों को सामने देख कर गड़बड़ा गया। वो खौफजदा से लहजे में बोला, कौन हो तुम लोग? हनीफ बोला, ओए मैं हूँ अनीफा, हमें अंदर तो आने दो नवाब। चौकीदार ने हनीफ की आवाज पहचान ली। वो एक तरफ हट गया और शारिक वगैरह गेट में दाखिल हो गए। नवाब ने फौरन ही गेट बंद कर दिया। फिर बोला, क्या बात है हनीफ, ये लोग कौन हैं? हनीफ ने जेब से प्लास्टिक की एक पुड़िया निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने यार हैं, फिक्र की कोई बात नहीं है, ये ले तू ऐश कर। ये समझ लो कि तुम कुछ भी नहीं जानते। ये फैक्ट्री बड़े वसीओ अरीज रकबे पर थी। एक तरफ स्क्रैप के अंबार लगे हुए थे, एक तरफ तैयार शुदा सरिये के ढेर थे। उनके पीछे खाली जगह थी और ऊंचे शेड पर एक बल्ब जल रहा था। 100 वॉट के बल्ब की रोशनी तारीकी दूर करने में बुरी तरह नाकाम हो रही थी। अलबत्ता वहां चलने फिरने के लिए वो रोशनी काफी थी। हनीफ ने नवाब की तरफ देखते हुए कहा, तुम जाओ अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, हम जब वापस जाएंगे तो तुम्हें बता देंगे। वो लोग बग्गे को लेकर फैक्ट्री के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए, जहाँ एक तरफ लोहे के गार्डर्स का अंबार लगा हुआ था। शारिक रुक गया। उसने नौलखे को मुखातिब किया, बोला, इसकी तलाशी लो। नौलखा बग्गे की तलाशी लेने लगा। कुर्ते के नीचे शलवार की जेबों में हेरोइन की पुड़ियां और नोट भरे हुए थे। लाचे की डब में पिस्तौल भी था। नौलखे ने सब कुछ निकाल कर हनीफ के हवाले कर दिया। बग्गा हकलाया, तो तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अपनी इस हरकत पर तुम लोगों को पछताना पड़ेगा। शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हम तो पछताने के आदी हो चुके हैं, लेकिन तू क्यों कांप रहा है? अगर मेरे एक सवाल का ठीक ठीक जवाब दे देगा तो तुझे इज्जत व एहतराम के साथ तेरे अड्डे पर पहुंचा देंगे। बग्गे ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? शारिक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, निक्का पहलवान कहाँ है? बग्गे का चेहरा धुआं हो गया। बोला, निक्का पहलवान? मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे कई रोज से नहीं देखा। शारिक ने अचानक ही उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बग्गा लड़खड़ा गया। शारिक के हलक से गुर्राहट सी निकली। बोला, बग्गे, कल रात 10 बजे के करीब निक्के पहलवान को तेरे साथ कार में बागबान पूरे से इस तरफ आते देखा गया था। उसके बाद से वो लापता है। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर सच बता देगा कि निक्का पहलवान कहाँ है तो तुझे कुछ नहीं कहूंगा। बग्गा अपना गाल सहलाते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता। शारिक ने नौलखे की तरफ देखा। बोला, नौलखे, इससे मालूम कर कि निक्का पहलवान कहाँ है। इसकी जबान खुलवाने के लिए तुम जो तरीका इख्तियार करोगे मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन इसे उस वक्त तक जिंदा रहना चाहिए जब तक ये सब कुछ बता नहीं देता। नौलखा उसके करीब आ गया। बोला, हाँ भाई बग्गे, क्या इरादा है? बग्गा पीछे हटने लगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। नौलखे ने अचानक ही उसके पेट पर ठोकर मार दी। बग्गा बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। नौलखे ने घुटने से उसके मुंह पर ठोकर लगाई। एक मर्तबा बग्गा एक झटके से सीधा हो गया। वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा। नौलखे ने उसके जबड़ों पर घूंसों की बारिश कर दी। हर घूंसे पर बग्गा बिलबिला उठता। नौलखा उसे ठोकर मारते हुए बोला, अपने आप को बड़ा बदमाश समझता है, लेकिन जो कुछ तू करता है वो बदमाशी नहीं। आज मैं तुझे बताता हूँ कि बदमाशी क्या होती है। नौलखा उस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। बग्गा जमीन पर लौट रहा था और नौलखा उस पर ठोकरों की बारिश कर रहा था। शारिक को इस पर हैरत हो रही थी कि नौलखे के बारे में उसका ख्याल था कि वो अंदर से खोखला होगा, लेकिन बग्गे पर इतनी मेहनत करने के बावजूद वो बिल्कुल ताजा दम नजर आ रहा था। उसने बग्गे को 2-3 ठोकरें और मारने के बाद छोड़ दिया और जेब से चाकू निकाल लिया। नौलखा चाकू की धार पर उंगली फेरते हुए बोला, मैं तेरी बोटियां काट कर कुत्तों को खिला दूंगा, अब भी वक्त है, बता दो। बग्गा हकलाया, मैं कुछ नहीं जानता। खौफ की शिद्दत से उसका चेहरा बिल्कुल स्याह पड़ गया था। नौलखा उसके करीब झुक गया। उसने चाकू की नोक बग्गे के गाल पर रख दी। बग्गे की आंखें खौफ की शिद्दत से फैल गईं। नौलखे ने हल्का सा दबाव डालकर उसे दाएं से बाएं खींच लिया। बग्गे के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। उसके गाल पर पहले सुर्ख लकीर सी बनी, फिर खून रिसने लगा। नौलखे ने कहा, दूसरी मर्तबा चाकू तेरे सीने में उतरेगा,
जबान खोल दे तो मेरा हाथ रुक सकता है। बग्गा हकलाया, माझा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नौलक्खे ने चाकू वाला हाथ ऊपर उठा लिया। नौलक्खा बोला, जिंदा तो तुझे मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उसने चाकू वाला हाथ ऊपर उठा लिया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो उसके सीने पर वार करना चाहता हो। शारिक हाथ उठाता हुआ आगे आ गया। रुक जाओ नौलक्खे। फिर बग्गे के करीब जाकर झुक कर बैठ गया। बोला, अगर तू सब कुछ सच सच बता दे तो मैं तुझे तहफ्फुज की जमानत दे सकता हूँ। माझा गुज्जर तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बता, निक्का पहलवान कहाँ है? अगर तूने अभी जबान न खोली तो फिर तेरी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। बग्गे ने हकलाते हुए कहा, वो खत्म हो चुका है। हनीफ उछल पड़ा। क्या? उसने आगे बढ़कर बग्गे पर ठोकरों की बारिश कर दी। शारिक ने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। शारिक फिर बग्गे के पास बैठ गया। बोला, कैसे मरा वो? तफसील बता। बग्गे ने कहा, माझा गुज्जर तुम्हें जिक पहुंचाना चाहता था। फिर बग्गे ने निक्का पहलवान के बारे में उसे तफसील से बताया। आखिर में वो कह रहा था, मैंने माझे गुज्जर को मना किया था कि उसे कत्ल न किया जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसे 10 मिनट तक कुएं के पानी में डुबोए रखा और फिर उसकी लाश वहीं दफन कर दी। शारिक बोला, माझे गुज्जर की अब शामत ही आ गई है। नौलक्खे खत्म कर दे से। शारिक ने आखिरी अल्फाज नौलक्खे से मुखातिब होकर कहे। उसके लहजे में दरिंदगी थी। बग्गा चीखा, नहीं, तुमने वादा किया था कि। शारिक ने उसकी बात काट दी। बोला, अगर निक्का पहलवान जिंदा होता तो मैं अपना वादा जरूर पूरा करता। मैं खून के बदले खून का कायल हूँ। बग्गे ने उठना चाहा मगर हनीफ ने आगे बढ़कर एक बार फिर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। इस दौरान नौलक्खे ने मौका पाकर चाकू बग्गे के सीने में उतार दिया। उसने 2-3 वार किए और चाकू खींच लिया। बग्गा तड़पता हुआ इधर से उधर लौट रहा था। उसके खून के छींटे चारों तरफ उड़ रहे थे। कुछ ही देर के बाद वो ठंडा हो गया। नौलक्खे ने चाकू का ब्लेड बग्गे ही के लिबास से रगड़ कर साफ किया और उसे बंद करके जेब में डाल लिया। उसके चेहरे पर जरा सी भी पशेमानी या नदामत नहीं थी। शारिक ने कहा, लाश को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। मेरा ख्याल है उसे फैक्ट्री के पीछे खेतों में फेंक दिया जाए। कल दिन में कोई ना कोई उसे देख ही लेगा। नौलक्खा बोला, अगर रात को कुत्तों ने दावत उड़ा ली तो? शारिक बोला, ऐसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। फैक्ट्री की पिछली दीवार में भी एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें कुंडा लगा हुआ था और एक मुड़ी तुड़ी तार कुंडी में फंसी हुई थी। नौलक्खे ने तार निकाल कर कुंडा खोल दिया। पिछली तरफ खेत काफी गहराई में थे। दरवाजे के साथ मिट्टी डालकर एक ढलान सी बना दी गई थी। नौलक्खे और हनीफ ने हाथों और पैरों से बग्गे की लाश को उठा लिया और उसे डंडा डोली करते हुए दरवाजे से बाहर ले गए। शारिक ने लोहे का एक टुकड़ा उठा लिया और जमीन पर बिखरा हुआ खून छुपाने के लिए मिट्टी को ऊपर नीचे करने लगा। जहां तक मुमकिन हो सका उसने मिट्टी को तहोबाला करके खून के धब्बे गायब कर दिए। नौलक्खा और हनीफ तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आए। शारिक ने पूछा, कहाँ फेंकी लाश? नौलक्खा बोला, फैक्ट्री से 3 खेत दूर। फिर दरवाजे का कुंडा बंद करके उसमें ताले की तरह तार फंसाने लगा। शारिक बोला, मेरा ख्याल है अब चलना चाहिए। वो फैक्ट्री के मेन गेट के करीब चौकीदार की कोठरी के सामने आ गए। कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था और नवाब चारपाई पर लेटा ऊँघ रहा था। हनीफ ने कोठरी में दाखिल होकर उसे झंझोड़ा। बोला, नवाब उठकर गेट बंद कर ले, हम जा रहे हैं। नवाब गड़बड़ा कर उठ गया। ये तीनों गेट खोलकर फैक्ट्री से बाहर आ गए। नवाब ने उठकर आंखें मलते हुए दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा कोठरी में आकर चारपाई पर गिर गया। वो नींद में ये भी नहीं देख सका था कि ये लोग जब आए थे तो इनकी तादाद 4 थी और अब सिर्फ 3 आदमी वापस जा रहे थे।